नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बीपीएससी से जुड़े खुलासे के बाद न्यूज 18 आज बीपीएससी पर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम वैसे अधिकारी और कर्मचारियों का नाम बताएंगे जो सालों से बीपीएससी में जमे हुए हैं। बीपीएससी पर न्यूज 18 ने किया था बहुत बड़ा खुलासा। हमने की बीपीएससी में तबादला नीति की पोल खोल। अब देखिए बीएसएससी पर सबसे बड़ा खुलासा। बीपीएससी के बाद अब न्यूज 18 बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का खुलासा करने जा रहा है। बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अगर हिंदी में समझना चाहें तो इसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। मतलब वो संस्था जिसके जरिए कर्मचारियों का चयन होता है, या यूं कहें कि युवाओं को नौकरी मिलती है। लेकिन नौकरी देने वाली ये संस्था कई बार विवादों में रही है। बीएसएससी पर कब कब और किस किस अधिकारी पर आरोप लगा है, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज 18 का सबसे बड़ा खुलासा देख लीजिए। बीपीएससी के बाद अब न्यूज 18 बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का खुलासा करने जा रहा है, जहां पर वर्षों से अधिकारी हों या फिर कर्मचारी जमे हुए हैं और उन पर तबादले का नियम लागू नहीं हो रहा है। न्यूज 18 के पास उन अधिकारियों के नाम हैं जो सालों से बीएसएससी में जमे हुए हैं। सरकार की तबादला नीति को ठेंगा दिखाते हुए अब नाम जान लीजिए। अभय कुमार सिंह 7 अक्टूबर 2016 को बीएसएससी में इनकी पोस्टिंग उप सचिव के रूप में हुई थी, लेकिन यहीं पर प्रमोट कर उन्हें कमीशन का सचिव बना दिया गया। विनोद कुमार सिंह की पोस्टिंग 11 मई 2016 को हुई थी। ये भी अब कमीशन में उप सचिव के पद पर बने हुए हैं। प्रभात कुमार 20 अप्रैल 2018 से आप सचिव के पद पर बने हुए हैं। मनोज कुमार की अगस्त 2015 में बीएसएससी में पोस्टिंग हुई थी। ये अब भी बीएसएससी में ओएसडी के पद पर कार्यरत है। अब्दुल बहाव अंसारी ये 2017 से यहीं पर कार्यरत है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर काम करते हुए 4.5 साल बाद यहीं से रिटायर्ड हो रहे हैं। लिस्ट है। इसके अलावा जो प्रशाखा पदाधिकारी हैं और सहायक हैं, उनको अब तक सेक्शन ट्रांसफर भी नहीं किया गया है। ये हाल तब है जबकि सरकार की तबादला नीति के अनुसार कोई भी अधिकारी एक जगह पर 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है। बीपीएससी का पर्चा लीक होने के बाद बीएसएससी की पड़ताल जरूरी थी, क्योंकि बीएसएससी में करीब 5 साल पहले ही 2017 में सबसे बड़ा घोटाला हो चुका है। तब प्रश्न पत्र लीक मामले में आयोग के सचिव और अध्यक्ष की गिरफ्तारी भी हुई थी। चिंता वाली बात यह है कि घोटाले के समय से अब तक आधा दर्जन अधिकारी यहीं जमे हुए हैं। सवाल है कि क्या बीएसएससी में सरकार की स्थानांतरण नीति लागू नहीं होती? 3 साल के बाद भी क्यों नहीं हुआ तबादला? ऐसे में अब देखने वाली बात यह होती है कि आखिर सरकार संज्ञान लेती है कि नहीं, या फिर सरकार की मेहरबानी अब भी जारी रहती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर चूक हुई और तीसरा मौका है जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंधमारी हो गई। सवाल है कि बार बार सीएम की सुरक्षा में यह चूक हो कैसे रही है। सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे जब सीएम नीतीश कुमार का काफिला पटना से सुपौल के लिए निकला था। सीएम बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए निकले थे, लेकिन पटना में ही थोड़ी दूरी पर सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आ गई। सुपौल जाने के दौरान सीएम नीतीश का काफिला राजधानी के जगजीवन राम गोलंबर के पास पहुंचता है, जो सीएम हाउस के काफी नजदीक है। जगजीवन राम गोलंबर के पास सबसे पहले सफेद रंग की गाड़ी गुजरती है, फिर सुरक्षा में तैनात जिप्सी गुजरती है
उसके बाद ये तीसरी गाड़ी सीएम नीतीश की गाड़ी निकलती है। हरे रंग की नंबर प्लेट लगी इसी गाड़ी में सीएम नीतीश कुमार बैठे थे। जैसे ही ये गाड़ी कुछ दूरी पर पहुंचती है, सामने से एक सफेद रंग की गाड़ी आती आपको दिखाई दे रही है। एक मौका ऐसा आया जब सीएम नीतीश कुमार की गाड़ी और काफिले में घुसी ये गाड़ी बिल्कुल आमने सामने थी। जाहिर है काफिले में एक अनजान गाड़ी का होना सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक है, जिस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सीएम की सुरक्षा में चूक का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले इसी साल 2 बार सीएम की सुरक्षा में चूक हो चुकी है। मार्च 2022 में बख्तियारपुर में जन संवाद यात्रा में माल्यार्पण के दौरान सीएम पर हमला हुआ था, जबकि इसी साल अप्रैल में नालंदा में सीएम की सभा स्थल से थोड़ी दूर पर एक मामूली सा धमाका भी हुआ था। हैरानी की बात यह है कि जब सीएम नीतीश कुमार का काफिला सड़कों पर निकलता है तो सिक्योरिटी खास तौर पर अलर्ट मोड में रहती है। सभी चौक चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था को बदला जाता है। जिस तरफ से काफिला निकलता है वहां थोड़ी देर के लिए दूसरी गाड़ियों की एंट्री रोक दी जाती है। इसके लिए खास तौर पर तैयारी रहती है। तो फिर सवाल है कि एक बार फिर सीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में हर साल बाढ़ बेदर्द दरिया बनकर आता है और बिहार के कई जिलों को बर्बाद करके चला जाता है। अभी मई का महीना है, जून के मध्य तक बिहार में मानसून आने की संभावना है। लिहाजा मानसून से पहले ही सीएम नीतीश एक्टिव हो चुके हैं। ये तैयारी है बाढ़ से निपटने की। ये तैयारी है बाढ़ की विभीषिका को कम करने की। मॉनसून आने में अभी महीने भर की देरी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार मॉनसून से पहले ही एक्टिव है ताकि बाढ़ की बर्बादी को रोका जा सके। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार सुपौल के वीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने फिजिकल मॉडलिंग सेंटर और पूर्वी कोसी तटबंध पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया। हर काम को सीएम ने बारीकी से देखा, समझा। यहां सीएम करीब 2 घंटे तक रुके और जायजा लेने के बाद विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सीएम ने वीरपुर में बन रहे देश के दूसरे फिजिकल मॉडलिंग सेंटर पहुंचकर लगभग 18 मिनट तक निरीक्षण किया। वीरपुर का मॉडलिंग सेंटर देश का दूसरा और विश्व का 5वां फिजिकल मॉडल सेंटर है। इसे CWPRS पुणे के आधार पर बनाया जा रहा है। इसमें रिवर मार्कोलॉजी से नदी के बहाव की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाएगा। 2008 की कुशहा त्रासदी के बाद ये महसूस किया गया कि कोसी के साथ साथ बिहार की दूसरी नदियों के बाढ़ कटाव की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए एक रिसर्च सेंटर बिहार में बनाया जाए। इसी मकसद से विश्व बैंक की सहायता से 108 करोड़ की लागत से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर वीरपुर में बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार बबलू सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। जायजा लेने के बाद सीएम ने दिसंबर तक काम पूरा करने का निर्देश दिया। कुशहा त्रासदी के बाद 3 अप्रैल 2010 को मुख्यमंत्री ने वीरपुर में रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की थी, जो अब जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन जाने से बाढ़ से 72 घंटे पहले सूचना मिल जाएगी। विश्व बैंक की मदद से पूर्वी कोसी तटबंध के अलग अलग स्परों को भी मजबूत किया जा रहा है। मतलब बाढ़ से बिहार को बचाने के लिए सीएम नीतीश कुमार इस बार वक्त से काफी पहले एक्टिव है। सुपौल से न्यूज़ 18 के लिए अमित झा की रिपोर्ट। बिहार को पुल की एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिससे पश्चिमी बिहार के कई हिस्से आसानी से पटना से जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही पुराने कोइलवर पुल पर जाम से निजात मिलेगी। पटना से भोजपुर को जोड़ने वाला सोन नदी पर बनने वाले कोइलवर पुल के दूसरी लेन डाउन स्ट्रीम का निर्माण पूरा हो चुका है। शनिवार को इस दूसरे लेन का शुभारंभ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। पुल के शुरू होने के बाद इलाके से गुजरने वाले लोगों की जिंदगी बेहद आसान हो जाएगी। ये नया पुल 6 लेन का है, जो 30 मीटर चौड़ा और 1.5 किलोमीटर लंबा है। इसमें एक लेन की चौड़ाई 16 मीटर है और इस पुल और अप्रोच पथ के निर्माण पर 825 करोड़ रुपए की लागत आई है। पुल के अपस्ट्रीम लेन का उद्घाटन 10 दिसंबर 2020 को ही हो चुका है।
चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार में भी 5 सीटें खाली हो रही हैं और राज्यसभा में किसकी वापसी होगी और किसे पार्टियां थैंक यू बोल देंगी, इस पर पूरे बिहार की नजर है। तो राज्यसभा का रण और साफ तौर पर इस बार किसे जगह मिलेगी, किसकी एंट्री होगी और किसे गुड बाय कहा जाएगा, पार्टियां किसे कहेंगी, यह देखना होगा। आरसीपी सिंह की राज्यसभा में होगी वापसी? क्या गोपाल नारायण सिंह दोबारा बनेंगे सांसद? क्या सतीश चंद्र दुबे को फिर से बीजेपी भेजेगी संसद? चुनाव आयोग ने देश भर में राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 जुलाई तक जो 57 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें 5 सीटें बिहार की भी हैं, जिसमें जेडीयू की 2 सीट है, बीजेपी की 2 सीट और आरजेडी की 1 सीट है। आज की स्थिति में बिहार विधानसभा में जो दलगत स्थिति है, उसके अनुसार बीजेपी के पास 77 विधायक हैं, आरजेडी के 76 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के 45 विधायक हैं, जिसे एक निर्दलीय का भी समर्थन प्राप्त है। चूंकि राज्यसभा की 1 सीट के लिए करीब 41 वोट की जरूरत है, ऐसे में आरजेडी 1 की जगह पर इस बार अपने 2 नेताओं को राज्यसभा भेज सकती है। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन दूसरा चेहरा कौन होगा, ये लालू प्रसाद तय करेंगे। और मीसा भारती जी हमारे पार्टी के नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनको जाना भी चाहिए। और 1 सीट जो बचा, तो शीर्ष नेतृत्व हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं। 77 सीटों के साथ बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हासिल कर चुकी बीजेपी इस बार भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सहयोग से राज्यसभा की अपनी दोनों सीटें बचाने में सक्षम दिख रही है। लेकिन गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे को दोबारा भेजना है या नहीं, ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय चुनाव समिति में विषय जाएगा, वहां से सहमति मिलेगी तो पूरी प्रक्रिया के बाद आपको समय से उम्मीदवार भी मालूम हो जाएगा। उम्मीदवार बिहार के लिए हितकारी होगा। बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी जेडीयू अपनी 2 सीट में से 1 ही सीट बचा पाएगी, लेकिन आरसीपी सिंह तीसरी बार राज्यसभा जाएंगे या नहीं, इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और विशेषाधिकार राज्यसभा में विधान परिषद में सभी जगह भेजने का अधिकृत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी ने कर रखा है और विशेषाधिकार उन्हीं को है। वही तय करेंगे कि पार्टी के कौन सा लीडर किनको जगह दिया जाए और कहां जगह दिया जाए। वहीं जेडीयू सांसद किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई सीट पर भी 30 मई को चुनाव है। चर्चा में कई नाम हैं, लेकिन राज्यसभा की चौखट तक पहुंचता कौन है, इस पर सबकी नजर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। इधर बुलडोजर और लाउडस्पीकर की सियासत के बाद यूपी से उठा एक और मुद्दा बिहार की सियासत में गर्म है। यह मुद्दा है मदरसों में राष्ट्रगान का। असल में यूपी सरकार ने वहां के मदरसों ने राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया और इसके बाद बिहार के मदरसों के लिए भी इस नियम की मांग हो रही है। बिहार पहुंचा यूपी का घमासान। बिहार के मदरसों में भी हो राष्ट्रगान। पढ़ाई मदरसा का हो या संस्कृत बोर्ड का हो, विद्यालय हो, चाहे सरकारी हो, स्कूल हो, राष्ट्रगान सब जगह हो। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है तो राष्ट्रहित में किया है। ये हर जगह होना चाहिए, पूरे देश में लागू। असल में यूपी की सरकार ने गुरुवार से राज्य के सभी 16,500 मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से बिहार के मदरसों में भी इसे अनिवार्य करने की मांग उठने लगी है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर बिहार के अंदर में और देश के तमाम राज्यों में मदरसों के अंदर राष्ट्रगान को अनिवार्य करना चाहिए।
हर जगह गाएं, अपने राष्ट्र का गुणगान करने में क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई एतराज करने वाला नहीं है। ये सवाल कहाँ खड़ा हो गया कि राष्ट्रीय गान पर किसी को एतराज होगा? जो इस राष्ट्र का नागरिक है उसको इस राष्ट्र पर गर्व करना चाहिए और राष्ट्रीय गान पूरे मन से गाना चाहिए। मगर योगी सरकार के फैसले और उसी तर्ज पर बिहार के मदरसों में राष्ट्रगान की मांग को विपक्ष बीजेपी की सियासत बता रहा है। देखिए, राष्ट्रगान हर जगह हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, स्कूलों में हो, मदरसों में हो, लेकिन साहब स्कूलों और मदरसों में शिक्षक भी तो हों। बिहार के किसी भी स्कूल में, एक भी स्कूल में सभी विषय के शिक्षक नहीं हैं, इसकी भी तो बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बार बार मदरसों को टारगेट करना या मदरसों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगना, ये कहीं से उचित नहीं है। वहीं जेडीयू भी सरकारी स्तर पर मदरसों के लिए निर्देश या राष्ट्रगान की अनिवार्यता के आदेश की मांग को सियासत बता रही है। वतन से मोहब्बत तो ये ईमान की अलामत है, इसमें सियासत या गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन जारी हो, गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन बनाए, तो ये तो सही नहीं है। वैसे ये पहला मामला नहीं जब यूपी में योगी के फैसले को बिहार में भी लागू करने की मांग उठी है, चाहे वो अजान और लाउड स्पीकर का विवाद हो या अपराधियों के खिलाफ एक्शन या फिर अवैध निर्माण पर बुलडोजर। जब भी योगी वहां कुछ बड़ा करते हैं, बिहार में भी वैसे ही एक्शन की मांग तेज हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगे देखिए जोहार झारखंड।